तो हमने ये कहा कि आप देख रहे हैं कि सोर्स से T1 टेम्परेचर पे ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और सिंक को T3 टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट कर रहा है। सर जैसे आपने क्या किया था पिछले केस में, कैलकुलेट किया था हाँ कार्नोट हीट इंजन के लिए कितना आया था, तो आया था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। आप वहां से फिर से उसको सेम उसी तरीके से लिख सकते हैं इसको, कितना 1 माइनस T3 अपॉन बोलो आंचल, सर आवाज जा रही है? सुन पा रही हो? मैंने फोर्स हेलो। म्यूट नहीं किया है, स्पीकर खोल के अपना कुछ बोल सकती हो। अंचल अग्रहरी, सर अच्छा सॉरी सॉरी मेरा, हाँ जी बोलो। दरअसल मेरा ईयरफोन ठीक से प्लग नहीं था, बोलो। हाँ सर, अब जा रही है आवाज? हाँ जी अब जा रही है। कभी से हम ट्राई कर रहे हैं, आपके पास आवाज ही नहीं जा रही है। सर जैसे वो थोड़ा सा पेज नीचे करिए, वो जो आप बनाए हैं, दो को किए हैं हाँ बोलो। इसमें। सर जैसे आप ये ऑब्जर्व वाला जो लिखा गया है, इफिशिएंसी यूजफुल वर्क डन बाय ऑब्जर्व हीट, तो हाँ इसमें सर हम पहले Q1 ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन जब हम ये Q2 वाला रिजेक्ट कर रहा है, तो दूसरे वाले में ये Q2 ऑब्जर्व तो कर रहा है ना? हाँ कर रहा है। तो सर ये पूरा ऑब्जर्व हीट जो होगा Q1 प्लस Q2 होगा ना? नहीं, जो हमने फाइनल ये जो Q1 हीट, सॉरी, ये जो Q2 हीट है, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, ये रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि सोर्स से हम सिर्फ कितना हीट ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, Q1 हीट ले रहे हैं। अब ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा था जो कि बेकार चला जाता, उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से रीयूज कर ले रहे हैं। किस तरीके से रीयूज कर ले रहे हैं, तो उस जो रिजेक्टेड हीट को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे हीट इंजन के लिए, यानी कि जो T2 टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट कर रहा था, उसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे हीट इंजन के लिए सोर्स बना दे रहे हैं। यानी कि फाइनली हम ये कहें कि सोर्स से सिर्फ हम Q1 हीट ही ले रहे हैं। ये तो रिजेक्टेड हीट था ना, ये रिजेक्टेड हीट था, ये वेस्ट चला जाता, बेकार चला जाता, उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दूसरे हीट इंजन के लिए। हाँ सर, वही Q1 में से था ना, हम सोचे। हाँ हो गया। हम सिर्फ Q1 हीट ही ले रहे हैं, Q2 तो ये रिजेक्ट कर रहा है, उसका हम हाँ क्या कर Q1 ले तो रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। ठीक। ठीक है चले देखते हैं। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं T3 अपॉन T1 आप लिख सकते हैं। तो आपसे किस तरीके से पूछा जाता है कि दो हीट इंजन है, उनको हम सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी आप कैलकुलेट करें। कई बार ये आपसे पूछा गया है, तो उसकी हीट इंजन की एफिशिएंसी इतनी होगी। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल अक्सर इसमें पूछा जाता है, और वो न्यूमेरिकल सिर्फ 2 लाइन का होता है, 2-3 लाइन का, और आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर, या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या Q3 अपॉन Q1, यदि सीरीज में दो हीट इंजन है तब। और फिर हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर एंड परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। जैसा कि आपने कहा था कार्नोट हीट इंजन में कि कार्नोट हीट इंजन रिवर्सिबल होता है जब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। बोलो। सर जो अभी आप मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी जो कार्नोट साइकिल और कार्नोट हीट इंजन बताया था, और आज उस पे एक न्यूमेरिकल बता दीजिए कि कैसे एग्जाम में आएगा। क्या न्यूमेरिकल जानना चाह रही हो?
यस सर, कैसे एग्जाम में पूछेगा, या फिर जैसे आपने वर्क डन निकालने के लिए एरिया का यूज किया था वैसे यूज ठीक है, बता रहे हैं। एक पीवी डायग्राम। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो न्यूमेरिकल बाद में कराते हैं, लेकिन कह रही है तो एक न्यूमेरिकल देख लो अभी। ये कह रहा है, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? जी इसलिए सर। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि जो पूछ रहा है आपसे मैं लिख दे रहा हूँ। कह रहा है ए कर्नाट इंजन विथ इट्स सिंक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देंगे, कह रहा है ए कर्नाट इंजन विथ इट्स सिंक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि कोई कर्नाट हीट इंजन है जिसका सिंक कितने टेम्परेचर पे है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यानी कि सिंक का टेम्परेचर आप किससे डिनोट करते हैं? T2 से। यानी कि आपको T2 दिया हुआ कितना, तो 27 डिग्री 27 सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में बदल देंगे, प्लस 273, यानी कि कितना हो जाएगा, 300 केल्विन आपको दिया हुआ है। कह रहा है हैज एन इफिशियंसी ऑफ 40%। कह रहा है इस हीट इंजन की इफिशियंसी 40% है, आपको दिया हुआ है इसकी इफिशियंसी 40% है। 40% होने का मतलब कि आप लिखेंगे ईटा इक्वल टू कितना है, तो 0.4 है। 100% होता तो आप कितना लिखते, 1 लिखते। 50% होता तो आप 0.5 लिखते। What should be the rise in temperature of source such that its efficiency become 50%? एक बार और ध्यान देंगे, What should be the rise in temperature of source such that its efficiency become 50%? कह रहा है कि जो कर्नाट हीट इंजन है उसका सिंक 300 डिग्री केल्विन पे है, और इस हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी है, तो कह रहा है इस हीट इंजन की इफिशियंसी 0.4 है या 40% है। कह रहा है कि अब इस हीट इंजन का सोर्स का टेम्परेचर हम कितना बढ़ा दें कि इस हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी हो जाए, 50% हो जाए, यानी कि कितनी हो जाए, 0.5 हो जाए। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी आपने लिखा था कि इफिशियंसी किसके बराबर होती है, तो 1 - T2 अपॉन T1 के बराबर T1। हो। तो किसी हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप सिंक के टेम्परेचर को कम करें, T2 को आप क्या करें, कम कर दें। और दूसरा तरीका है कि सोर्स के टेम्परेचर को आप बढ़ा दें। तो इसमें ये दूसरा तरीका अपनाना चाह रहा है। क्या अपनाना चाह रहा है, कह रहा है कि सोर्स के टेम्परेचर को हम कितना इंक्रीज कर दें कि हीट इंजन की इफिशियंसी जो पहले 40% थी, 0.4 थी, वहां से इंक्रीज होके कितना हो जाए, 50%, यानी कि 0.5 हो जाए। तो बड़े आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप में से कोई सॉल्व कर सकता है इसको? हेलो, आप में से कोई सॉल्व कर जी सकता है? यस सर, सॉल्व किए हैं। 100 कितना? केल्विन आया है। 100 केल्विन 100 आ रहा है। केल्विन। जी सर। कौन बोल रहा है, निरंजन? जी सर। और किसी का? सर अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले 100 केल्विन ही आएगा। कैसे आएगा तो आप देखें। आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ईटा इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1 आपने लिख रखा है। पहले कितना दिया हुआ है, ईटा कह रहा है कि सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ा है। तो पहले केस में आप देखें हमको क्या दिया है, तो पहले केस में इसने क्या दिया है, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है और सिर्फ इसकी इफिशियंसी दी हुई है। पहले केस में हमको ये सोर्स का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। लेकिन इन दोनों से, जैसे T2 से और ईटा से, हम इसके सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से।
तो अब इसमें आप T1 का मान कैलकुलेट करने के लिए रख दें। n का मान कितना है, तो आपने कहा कि 0.4 है। 1 माइनस T2 कितना है, तो आपने ऊपर लिख रखा है 300 केल्विन है। अपॉन T1 आपको कैलकुलेट करना है, प्राप्त करना है कि आखिर में पहले जब इसकी इफिशियंसी 40% थी तो इसके सोर्स का टेम्परेचर कितना था। तो अब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो T1 का मान कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से T1 का मान आएगा 500 केल्विन आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यानी कि जब कैलकुलेट करेंगे तो T1 का मान यहाँ से आएगा 500 केल्विन, यानी कि पहले सोर्स का टेम्परेचर कितना था, 500 केल्विन था। अब दूसरा कह रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना कर दें कि इफिशियंसी इसका 50%। क्या हुआ, 100 बोलो। सर आ गया है, 100 ही आ गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं हम, सॉरी, कि कैसे हम इसकी इफिशियंसी 50% कर सकते हैं। तो फिर इसी फार्मूले का आप यूज करेंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1 का। कह रहा है कि इस केस में इफिशियंसी कितनी हो जाए, 50%, यानी कि 0.5 हो जाए। 1 माइनस T2 इसने फिक्स कर दिया है कितना, 300 केल्विन, और T1 आपसे पूछ रहा है। फिर अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T1 का मान कितना, 600 केल्विन। इसका मतलब कि जब सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन था तो इसकी इफिशियंसी 0.4 थी। अब जब सोर्स का टेम्परेचर कितना हो गया, 600 केल्विन हो गया, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 0.5। यानी कि पहले टेम्परेचर कितना था, पहले टेम्परेचर था इसका 500 केल्विन, बाद में हमने कितना कर दिया, 600 केल्विन। यानी कि आपने सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, तो 600 माइनस 500, यानी कि 100 केल्विन आपने बढ़ा दी। यानी कि जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 केल्विन बढ़ाएंगे, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 0.5% हो जाएगी, सॉरी 50% हो जाएगी। आप देखेंगे इस पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पूछे हुए हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है और कैसे ये काम करता है। रेफ्रिजरेटर एंड परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। रेफ्रिजरेटर एंड परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। अब जैसे कोई हीट इंजन है, तो मान लीजिए कि दो हीट इंजन है और आप ये जानना चाहते हैं कि उन दो हीट इंजन में से कौन सा बढ़िया है। तो आप क्या करेंगे, हीट इंजन की इफिशियंसी देखेंगे कि कौन सा हीट इंजन ज्यादा इफिशियंट है। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी आप कहेंगे कि ये हीट इंजन अच्छा है। सेम उसी तरीके से अब मान लीजिए कि आपके पास दो रेफ्रिजरेटर है, तो दो रेफ्रिजरेटर में से कैसे आप चुनेंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेटर बढ़िया है, तो उसको आप उसके परफॉर्मेंस कोफिशिएंट से चुनेंगे। रेफ्रिजरेटर के केस में इसको हम इफिशियंसी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट से चुनते हैं। यदि आप मार्केट में जाएंगे रेफ्रिजरेटर लेने, तो यदि ब्रांडेड है तो उस पे परफॉर्मेंस कोफिशिएंट उसका जरूर लिखा रहता है कि इस रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट इतना है। तो देखते हैं कि आखिर में क्या होता है रेफ्रिजरेटर। तो जैसा कि अभी पिछले केसेस में आपने कहा था कि हीट इंजन कुछ इस टाइप का होता है, ये सोर्स है, और आपने कहा था, सॉरी,
हीट इंजन आपने कुछ इस टाइप का बनाया हुआ था। आपने कहा कि ये Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q2 हीट ये रिजेक्ट करेगा, सिंक को T2 टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट करेगा। यानी कि जब आप हीट इंजन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं तो हीट सोर्स से सिंक के तरफ फ्लो कर रहा है और हमको कुछ कार्य मिल रहा है। लेकिन ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है? तो ये कार्नाट्स साइकिल पे आधारित है, और कार्नाट साइकिल परफेक्ट रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि जब आप रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो ये सारे जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होने का मतलब कि ये आपका सोर्स है, देखते हैं। आपने कहा कि ये सिंक है, टेम्परेचर T2 पे है। तो जब आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था? Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा था और Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो ये सिंक से अब क्या करेगा? ये Q2 हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जो भी कंडीशंस थे वो इसके ठीक रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि आप लिखेंगे ये Q2 हीट एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे इसने क्या किया? Q1 हीट सोर्स को दे दिया। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि W कार्य ये कर रहा था। सॉरी, W1 आपने लिख रखा है, यहाँ पे W ही लिख दें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो यानी कि ये W कार्य कर रहा था। और जब आप इसको रिवर्स में ऑपरेट करेंगे तो अब आपको कार्य करना पड़ेगा। इन दोनों तीर में आप अंतर देखिएगा कि पहले केस में मैंने कैसे लगाया हुआ है कि ये कार्य कर रहा है, और दूसरे केस में अब हमको इस पे कार्य करना पड़ रहा है। यानी कि जब आप कार्नाट्स हीट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो हीट लो टेम्परेचर यानी कि सिंक से फ्लो करेगा कहाँ? हायर टेम्परेचर T1 यानी कि सोर्स को फ्लो करेगा, और इस केस में हमको इस पे कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी कि ये किसकी थ्योरी है? ये क्या है? तो जो आप सेकंड फिगर देख रहे हैं तो ये है आपका रेफ्रिजरेटर, और जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये क्या है? हीट इंजन है। जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं ये हीट इंजन है, और जो सेकंड फिगर देख रहे हैं ये क्या है? रेफ्रिजरेटर है। यानी कि रेफ्रिजरेटर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्या है? तो ये कार्नाट्स हीट इंजन ही है जिसको हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। तो अब आप इस हीट इंजन का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट निकाल सकते हैं कि इस हीट इंजन का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट कितना होगा। इसमें जो कार्य W है, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वो आप कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम उस पर कार्य करते हैं। ये कार्य कैसे करता है? तो आप कह रहे हैं कि ये लो टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर पे सेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और मान लीजिए कि आप मार्केट से कोई सब्जी खरीद के लाए जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो आप मार्केट से सब्जी खरीद के लाए उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वातावरण का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब इसको ठंडा करना है, तो ठंडा करने का मतलब कि हमको क्या करना होगा? किसी तरीके से उस सब्जी से हीट को एक्सट्रैक्ट करना होगा, हीट को लेना होगा, और लेने के बाद क्या करना होगा? उसको किसी तरीके से हायर टेम्परेचर पे हम सेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि रेफ्रिजरेटर में जब सब्जी को रखते हैं, जिसको ठंडा करने या कोई भी वस्तु रखते हैं, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि अब ये सिंक है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो आपने रेफ्रिजरेटर जो यानी कि फिगर 2 में T2 ले रखा है, वहां पे आप क्या रखेंगे? सब्जी रखेंगे। यानी कि उस सब्जी से या जो भी वस्तु है हीट एक्सट्रैक्ट होगा, और जब ये एक्सट्रैक्ट होगा
और इस पे कैसे एक्सट्रैक्ट होगा कि हम इसको क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इस पे कुछ काम करते हैं, और जो एक्सट्रैक्टेड हीट है वो अब सोर्स को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। यानी कि कोई बॉडी है जो हायर टेम्परेचर पे है, जिसको हम सिंपली इस केस में सोर्स कर रहे हैं, सोर्स कह रहे हैं। अब आपने रेफ्रिजरेटर के पीछे देखा होगा कि उसमें एक पाइप टाइप का होता है, यानी कि काफी घुमावदार होता है। आखिर में वो क्या होता है, तो उसके पीछे कारण है कि हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं। पाइप घुमावदार पाइप होता है, क्यों होता है, ताकि यदि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उससे जो रेडिएटेड हीट है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक्सट्रैक्टेड हीट है उसको हम वातावरण में सेंड करते हैं। यानी कि सब्जी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंक बना देंगे, इससे हीट एक्सट्रैक्ट होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कुछ काम करते हैं, और जो रिजेक्टेड हीट है वो कहाँ चला जाता है, तो हायर टेम्परेचर पे यानी कि वातावरण में उसको हम दे देते हैं, वातावरण में वो चला जाता है। तो इसका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट हम देखना चाहेंगे कि परफॉर्मेंस कोफिशिएंट कितना होगा। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट को हम P से डिनोट करते हैं। हीट इंजन की इफिशियंसी को आप ईटा से डिनोट करते हैं, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट को हम P से डिनोट करते हैं। तो इस केस में यानी कि रेफ्रिजरेटर के केस में हमारे लिए क्या यूजफुल है कि हम कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी हीट इंजन के केस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हीट इंजन की इफिशियंसी। हीट इंजन की इफिशियंसी यानी कि वो कितना कार्य कर रहा है। लेकिन इस केस में अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि यहाँ से कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये जितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ये जितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, रेफ्रिजरेटर होगा। यानी कि अब हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड बॉडी, या आप लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड हीट, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी अपॉन वर्क डन बाय एक्सटर्नल मीन। अब हम इसके लिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके लिए किसी रेफ्रिजरेटर के लिए हमको ज्यादा काम करना है और किसी रेफ्रिजरेटर के लिए कम काम करना है। और दोनों ही केसेस में मान लीजिए कि Q2 का अमाउंट सेम है, Q2 का अमाउंट सेम है, लेकिन वर्क डन दोनों ही के दो केसेस में अलग अलग है। तो जिस केस में वर्क डन कम होगा वो रेफ्रिजरेटर क्या होगा, बढ़िया होगा। यानी कि हमने कम काम किया और इसने क्या किया, ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट किया। यानी कि आप लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड बॉडी अपॉन आप लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल मीन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल मीन, बाहरी माध्यम से आपने कितना कार्य किया। तो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड बॉडी आपने यहाँ पे लिख रखा है कितना है, तो ये Q2 एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाहरी माध्यम से हम कितना काम कर रहे हैं, तो बाहरी माध्यम से हम उतना ही तो काम करेंगे, किसके बराबर, Q1 और Q2 के डिफरेंस के बराबर काम करेंगे। यानी कि ये किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। बाहरी माध्यम से जो कार्य है वो किसके बराबर होगा, तो Q1 और Q2 के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि आपने निकाल लिया कि परफॉर्मेंस कोफिशिएंट इतना होगा, या इसको T1 और T2 के टर्म में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे T2 फिर T1 माइनस T2 आप लिख सकते हैं। यानी कि किसी हीट इंजन का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट इतना होगा। मैं डायरेक्टली Q2 के स्थान पे T2 और Q1 के स्थान पे T1 और फिर Q2 के स्थान पे यहाँ पे T2 लिख दे रहा हूँ। कैसे लिख पा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है कि इसका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट इतना होगा, लेकिन मैं कैसे T2 के टर्म में और T1 के टर्म में लिख रहा हूँ इसको जान ले आप।
इस इक्वेशन में जो आपने लिख रखा है, इसमें मान लीजिए कि हम Q2 से भाग दे दें, Q2 से भाग देंगे तो ऊपर मिलेगा आपको 1 माइनस नीचे क्या मिलेगा, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1 आपको मिलेगा। और फिर आपने एक इक्वेशन लिख रखा था एफिशिएंसी का 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 आपने लिख रखा था। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस दोनों साइड में, यानी कि आप यहाँ से क्या लिख पाएंगे, यहाँ से लिख पाएंगे Q2 अपॉन Q1 के स्थान पे क्या लिख पाएंगे, T2 अपॉन T1 लिख पाएंगे। यानी कि अब यहाँ की बात करें तो Q1 अपॉन Q2 के स्थान पे आप यहाँ पे लिख पाएंगे T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 माइनस 1 आप लिख पाएंगे, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो वही क्वांटिटी आपको मिलेगा क्या, T2 T1 माइनस T2 आपको मिलेगा। यानी कि किसी रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट T2 अपॉन T1 माइनस T2 होता है। किसी हीट इंजन की इफिशियंसी आपने कहा कि हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, लेकिन किसी रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट हमेशा 1 से ज्यादा होता है। किसी रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट हमेशा 1 से ज्यादा होता है। आप रख के देख सकते हैं T2 यानी कि क्या है ये, तो हमने कहा कि ये सिंक का टेम्परेचर है, यानी कि जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर है। तो आप रख के देख सकते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए सब्जी का टेम्परेचर है। T1 वातावरण का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप रख के देखेंगे कि परफॉर्मेंस कोफिशिएंट 1 से ज्यादा आएगा। यानी कि रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कोफिशिएंट हमेशा 1 से ज्यादा होता है। किसी को कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, कल आप पढ़े के आएंगे। T2 का मान 20 ले लीजिए। T2 का मान अगर 20 ले लें और T1 का मान 50 रहे तो? हाँ, तो देख सकते हो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखना। रेफ्रिजरेटर का तब तो 1 से कम आ रहा है। उसको आप केल्विन में रख के देखेंगे, आप शायद सेंटीग्रेड में रख के देख रहे होंगे, तो केल्विन में रख के देखेंगे कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस कोफिशिएंट हमेशा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा रेफ्रिजरेटर का। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।